नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 30 जनवरी 2019 की शाम की बात है। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में चूना मंडी इलाके की गली नंबर 5 के प्रथम तल स्थित मकान नंबर 2860 के बाहर भारी मात्रा में पुलिस तैनात थी। पुलिस ने यहां रहने वाले संजय सचदेव नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। संजय सचदेव इस मकान में एक शेल्टर होम चलाता था। यहीं पर उसने अपनी संस्था का अस्थायी ऑफिस भी बनाया हुआ था। पुलिस की इस कार्रवाई की भनक जल्द ही पूरे इलाके में सनसनी बनकर फैल गई। आनन फानन में उस मकान के आगे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई जानना चाहता था कि इलाके में जिस इंसान को एक बड़े समाज सेवी की नजर से देखा जाता था, उसे पुलिस ने आखिर किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। संजय सचदेव के छापे और उसे गिरफ्तार करने की सूचना मीडिया में भी जंगल की आग की तरह फैली, जिसके बाद पहाड़गंज के उस ठिकाने पर मीडिया के लोगों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल संजय सचदेव लव कमांडो नाम से एक ऐसी संस्था चलाता था जो उन प्रेमी जोड़ों को तथाकथित रूप से पनाह देती थी जिन्हें समाज या अपने घर परिवार वालों से जान का खतरा होता था। ऐसे जोड़ों की एनजीओ में रहने की भी व्यवस्था थी, लेकिन ये केवल दिखावा भर का था। सच्चाई कुछ और ही थी। आइए पहले इस संस्था के बारे में जान ले। साल 2001 में संजय सचदेव ने फरवरी महीने में अपने कुछ साथियों के साथ वैलेंटाइन डे पीस कमांडो नाम का एक संगठन बनाया। दरअसल वैलेंटाइन डे करीब आते ही कुछ कट्टरपंथी संगठन दिल्ली व दूसरे महानगरों में प्रेमियों को ये त्योहार मनाने पर बंदिशें लगा देते थे। वैलेंटाइन डे पीस कमांडो ने प्रेमियों के इस अवसर पर अपने कमांडो तैनात करके प्रेमियों को सुरक्षा देने का काम शुरू किया। शुरुआती दौर में इस संगठन को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2006 और 7 तक ये संस्था ऐसे ही चलती रही, लेकिन साल 2010 में हुई एक घटना ने संजय सचदेव की इस संस्था को विस्तार दे दिया। हुआ यूं कि संजय के एक रिश्तेदार के लड़के को एक लड़की से प्रेम विवाह करने की वजह से लड़की के परिजनों ने उस युवक को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसा दिया था। संजय सचदेव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद लड़की से बात की। लड़की ने उन्हें बताया कि मेरे पापा मुझ पर दबाव बनाकर ऐसा करवा रहे हैं, जबकि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद संजय ने अदालत का सहारा लिया। कोर्ट ने प्रेमी को जमानत दे दी। कोर्ट से बाहर आने पर एक दोस्त ने संजय से कहा कि ऐसे लोगों को बचाने, पनाह देने और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ और बेहतर किया जाना चाहिए। बस इसी के बाद सचदेव ने इस संस्था का स्वरूप बदल दिया। उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए। संस्था के शुरुआती दौर से जुड़े सदस्य और संस्था के कोऑर्डिनेटर हर्ष मल्होत्रा ने सुझाव दिया कि संस्था का नाम अब पीस कमांडो से बदलकर लव कमांडो रख दिया जाए। संजय सचदेव को नाम अच्छा लगा, लिहाजा 2010 में संस्था का नाम लव कमांडो कर दिया गया। लव कमांडो संस्था की शुरुआत के समय इसमें सिर्फ 200 लोग थे, लेकिन समय गुजरता रहा और लोग जुड़ते गए। नतीजतन अकेली दिल्ली में लव कमांडो ग्रुप के 7 शेल्टर होम है, जहां प्रेमियों को तथाकथित सुरक्षा के साथ निःशुल्क रहने खाने की सुविधा दी जाती है। लव कमांडो के कर्ता धर्ता संजय सचदेव आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनने लगे। उनके इसी अद्भुत काम से प्रभावित होकर आमिर खान ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम सत्यमेव जयते में लव कमांडो के चेयरमैन संजय को बुलाया था, जिसके बाद संजय सचदेव की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई थी। लेकिन अचानक दिल्ली महिला आयोग और पुलिस के संयुक्त अभियान में लव कमांडो के बेस शेल्टर होम और अस्थायी मुख्यालय पर छापा मारने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसे जानकर सभी हैरान हो गए। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में लव कमांडोज का जो शेल्टर होम चल रहा था, वहां से 28 जनवरी 2019 को एक प्रेमी जोड़ा निकला और महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी और फिरदौस से मिला। इस जोड़े ने लव कमांडो के शेल्टर होम में प्रेमी जोड़े की मदद के नाम पर उनके साथ होने वाले अत्याचार और जबरन वसूली करने की एक ऐसी कहानी सुनाई, जिससे महिला आयोग की दोनों सदस्य उनकी शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकी। शिकायत गंभीर थी, इसलिए इसे महिला आयोग के अध्यक्ष
स्वाति मालीवाल के संज्ञान में लाया गया। स्वाति मालीवाल ने किरण नेगी और फिरदौस की अगुवाई में पुलिस के सहयोग से लव कमांडो के शेल्टर होम पर छापा मारकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन यानी 29 जनवरी को सदस्य किरण नेगी व फिरदौस को साथ लेकर दिल्ली महिला आयोग की मुखिया स्वाति मालीवाल मध्य दिल्ली जिला पुलिस के डीएसपी मनदीप सिंह रंधावा से मिली और उन्हें एक दिन पहले प्रेमी जोड़े से मिली शिकायत से अवगत कराकर जांच के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। डीसीपी रंधावा ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल पहाड़गंज इलाके के एसीपी संजय गुप्ता और एसएचओ सुनील चौहान को एक रेंडिंग पार्टी तैयार करने के लिए कहा, जिसके बाद महिला आयोग की टीम पहाड़गंज थाने पहुंच गई। एसीपी संजीव गुप्ता ने एसएचओ सुनील चौहान के साथ संगत रासा चौकी प्रभारी दीपक कुमार वर्मा और एसआई खजान सिंह को भी टीम के साथ वहां पर बुलवा लिया था। महिला आयोग की टीम के साथ पुलिस लव कमांडो के शेल्टर होम पहुंची। संयोग से उस समय संजय वहां मौजूद था। पुलिस को वहां से 4 प्रेमी जोड़े मिले। इनमें से 2 जोड़े ऐसे थे जिनमें लड़के व लड़कियां अलग अलग धर्म से संबंधित थे। पुलिस व महिला आयोग की टीम ने चारों जोड़ों को अपने साथ लिया और पहाड़गंज थाने ले आए। वहां महिला आयोग की टीम ने चारों जोड़े की काउंसलिंग करके उन्हें समझाया कि शेल्टर होम में उनके साथ जो कुछ भी हुआ बिना किसी डर या दबाव के बताए। चारों प्रेमी जोड़े पहले कुछ झिझक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुल गए। इसके बाद उन्होंने शेल्टर होम में होने वाली कारगुजारियों के बारे में जो हकीकत बयान की, उसे सुनकर सब सकते में आ गए। प्रेमी जोड़ों ने बताया कि लव कमांडो प्रेमी जोड़े की मदद करने व उन्हें पनाह देने के नाम पर संगठित रूप से जबरन वसूली का एक गिरोह चला रहा है। महिला आयोग की टीम ने पुलिस से इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया। 29 जनवरी को ही प्रेमी जोड़े के बयान के आधार पर थाना पहाड़गंज में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 384, 386, 506, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसकी जांच का काम संगत रासा चौकी प्रभारी दीपक वर्मा की निगरानी में एसआई खजान सिंह को सौंपा गया। खजान सिंह ने उसी दिन चारों प्रेमी जोड़ों को अदालत में पेश करके मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान दर्ज करवा दिए। पुलिस को अपना विस्तृत बयान देने के बाद महिला आयोग की टीम चारों प्रेमी जोड़ों को अपने साथ ले गई और उन्हें दिल्ली सरकार के अलग अलग शेल्टर होम में शरण दे दी। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस की पड़ताल का काम। 30 जनवरी को एसएचओ सुनील चौहान और चौकी प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में एक टीम फिर से लव कमांडो के शेल्टर होम पहुंची। शेल्टर होम में 2 छोटे कमरे थे। उनमें सभी प्रेमी जोड़ों को रखा जाता था। घर से भागे हुए प्रेमी जोड़ों को चूंकि कोई रास्ता और नहीं दिखता था, इसलिए शरण पाने के लिए उन्हें लव कमांडोज के शेल्टर होम में मिली शरण स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। लेकिन शरण मिलने के बाद उन जोड़ों को जल्दी ही वहां की हकीकत पता चल जाती थी। उन्हें वहां के सारे काम करने पड़ते थे। लड़के लड़कियों को झाड़ू पोछा तक करना पड़ता था। शेल्टर होम में सारा स्टाफ पुरुषों का ही था, लेकिन मजबूरी में उस जोड़े को स्टाफ के पैर भी दबाने पड़ते थे। वहां मौजूद जोड़ों ने पूछताछ में बताया था कि संजय सचदेव शाम होते ही शराब पी लेता था और लड़कों को जबरदस्ती अपने साथ शराब पिलाता था। हालांकि लव कमांडोज की हेल्पलाइन और प्रचार माध्यमों में यही कहा जाता था कि किसी भी प्रेमी जोड़े को शेल्टर होम में रहने या खाने की व्यवस्था मुफ्त है। लेकिन 1-2 दिन बाद जब कपल से शादी कराने के लिए उनके सभी मूल दस्तावेज लव कमांडो अपने कब्जे में लेते, उसके बाद कानूनी खर्चों के नाम पर और वहां शरण देने के लिए कपल से उसके एवज में मोटी फीस वसूली जाती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी कपल के घर वाले उन्हें पैसे भेजते तो लव कमांडो की टीम थोड़ा सा पैसा कपल को देकर बाकी सारा खुद अपने पास रख लेते थे। इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर प्रेमी जोड़ों से बदसलूकी, गाली गलौज, यहाँ तक कि कभी कभी मारपीट तक की जाती थी। यही नहीं, लव कमांडो की टीम सभी प्रेमी जोड़ों से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पहचान से जुड़े दूसरे दस्तावेजों की मूल प्रति तब तक के लिए अपने पास रख लेते थे जब तक कपल से मोटी रकम नहीं वसूल हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि प्रेमी जोड़े इसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन वे ये सोचकर चुप रह जाते थे कि चलो जब तक शादी हो या कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना ना मिले तब तक लव कमांडो की जबरन वसूली को पूरा कर देते हैं। प्रेमी जोड़े महीना 2 महीना
जब तक लव कमांडो की किसी भी शेल्टर होम में पनाह लेकर रहते थे तब तक उनके दस्तावेज वापस नहीं किए जाते थे। इस बीच लव कमांडो की टीम अलग अलग बहानों से मोटी रकम ऐंठती रहती थी। महिला आयोग और पुलिस की टीम ने जिन प्रेमी जोड़ों को वहां से निकलवाया था उन सब की उम्र 25 साल के आसपास थी। पुलिस टीम ने शेल्टर होम में छापा मारकर तलाशी ली तो वहां उस कमरे से शराब की बहुत सारी खाली बोतलें मिली, जहां एक कमरे में संजय सचदेव आराम करता था। इसके अलावा भी पुलिस को वहां रखी फाइलों से बहुत सारे जोड़ों की पहचान से जुड़े मूल दस्तावेज मिले। पुलिस को वहां से संजय के एक बैंक अकाउंट की पासबुक भी मिली। पुलिस का कहना है कि जब इस खाते की पड़ताल की गई तो पता चला कि संजय के निजी खाते में पिछले 6 महीनों के दौरान ही 40 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। संजय पूछताछ में ये नहीं बता सका कि इतना पैसा उसे कहां से मिला। इसके बाद पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि प्रेमी जोड़ों ने संजय सचदेव पर जबरन वसूली का जो आरोप लगाया था वो कहीं ना कहीं सच है। इसके बाद संजय के पास बचाव के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया था, इसलिए पुलिस ने उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर संजय से पूछताछ हुई। उसके बाद लव कमांडो चेयरमैन को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दरअसल 28 दिसंबर को दिल्ली महिला आयोग के सामने जिस प्रेमी जोड़े ने लव कमांडो संगठन की शिकायत की थी वो 20 दिसंबर को लव कमांडो के दफ्तर में शरण मांगने पहुंचा था। वे दोनों संजय से फोन पर बात करने के बाद अपने अपने आईडी प्रूफ लेकर संजय के पास गए थे। वहां जाते ही दोनों के फोन बंद करा दिए गए। प्रोटेक्शन देने व शादी कराने के नाम पर उनसे 50,000 रुपए ले लिए गए। प्रेमी के पास 55,000 रुपए ही थे, वो भी बैंक में थे। चूंकि उनके दस्तावेज संजय ने अपने कब्जे में ले लिए थे, इसलिए पैसा देना उनकी मजबूरी हो गई थी। संजय ने अपने 2 आदमी प्रेमी युवक के साथ भेजे और कहा कि एटीएम से पैसा निकालकर इनको दे देना। सोनू नाम का एक कमांडो गया और प्रेमी ने उसे 40,000 रुपए एटीएम से निकालकर दे दिए। चूंकि पैसा पूरा नहीं मिला था, इसलिए इस प्रेमी जोड़े को वहां बंधक बना लिया गया। लेकिन 28 जनवरी को किसी तरह उन्होंने संजय को रजामंद कर लिया कि उनके पास और पैसा नहीं है, उन्हें अब शादी भी नहीं करनी, लिहाजा वे उन्हें जाने दे। संजय ने कुछ पेपर उन्हें लौटा दिए, जबकि कुछ अपने पास ही रख लिए और उन्हें जाने की इजाजत दे दी। इस प्रेमी जोड़े ने उसी समय संजय के वसूली धंधे की पोल खोलने का मन बना लिया। प्रेमी जोड़े ने समाचार पत्रों में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के बारे में बहुत पढ़ा था कि वे इस तरह के मामलों में बहुत संजीदगी से काम करती है। उसी दिन प्रेमी जोड़ा दिल्ली महिला आयोग पहुंचा, जहां आयोग की सदस्य फिरदौस से उनकी मुलाकात हुई। जोड़े ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई। उसके बाद ही ये सारी कार्रवाई हुई। नतीजतन सालों से लव कमांडो संस्था की आड़ में चल रहे संजय के वसूली धंधे का भांडाफोड़ हो गया। संजय से पूछताछ में पता चला कि संस्था में उसके बाद नंबर 2 की हैसियत हर्ष मल्होत्रा की है, जो संस्था का कोऑर्डिनेटर है। हालांकि हर्ष मल्होत्रा पहाड़गंज में ही रहता है और पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। लव कमांडो की विशेष टीम में हर्ष मल्होत्रा का छोटा भाई राजेश मल्होत्रा भी शामिल है। इनके अलावा सोनू व गोविंदा नाम के 2 लव कमांडो प्रेमी जोड़े पर निगाह रखने और उनकी शादियां कराने की जिम्मेदारी उठाते थे। पहाड़गंज थाने की पुलिस ने इन चारों की तलाश में उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो हर्ष मल्होत्रा के अलावा तीनों लोग राजेश, सोनू व गोविंदा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनसे पूछताछ में पता चला कि प्रेमी जोड़ों से रकम मिलती थी, उसमें से उन्हें भी हिस्सा मिलता था। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। पुलिस हर्ष मल्होत्रा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। पुलिस को जांच में पता चला है कि संजय सचदेव के शेल्टर होम में प्रेमी जोड़ों को प्रताड़ना देने के अलावा उनसे अवैध वसूली कई सालों से चली आ रही थी। पेशे से पत्रकार संजय सचदेव कुछ साल पहले जब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, तब उसने उनके मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया था। इसके बाद से वो कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी ऐशो आराम भरी जिंदगी जीता था। उसकी आय का कोई स्थायी साधन नहीं था, फिर भी वो पूरे देश में घूमता फिरता था। लव कमांडो के नाम पर मीडिया में जमकर अपना प्रचार करता था, जिसकी वजह से उसकी हैसियत इतनी बड़ी हो गई कि आमिर खान ने भी सत्यमेव जयते के अपने कार्यक्रम में
संजय के अभियान की सराहना की। टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते से मिलने वाली ख्याति का उसने अनुचित फायदा उठाया और अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए इसका सहारा लिया। पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में भी आरोप लगाया कि संजय सचदेव अदालत द्वारा जारी किए गए उनके शादी के सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, कॉलेज की डिग्री और आधार कार्ड की मूल प्रति अपने पास रख लेता था। महिलाओं को बर्तन साफ करने पड़ते थे और साफ सफाई करनी पड़ती थी। यही नहीं, उनसे और अधिक पैसे की मांग की जाती थी। जो लोग पैसा दे देते थे उनके सर्टिफिकेट वापस मिल जाते थे और उन्हें शेल्टर होम छोड़कर जाने दिया जाता था। बाकियों को जबरन शेल्टर होम में रखा जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था। अगर कोई बीमार हो जाता तो वहां के कर्मचारी उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाते थे। जांच में पुलिस को पता चला कि वहां एक व्यक्ति को 3 बार टाइफाइड हो गया था, लेकिन उसका उचित इलाज नहीं कराया गया। अगर कोई मनमानी फीस दिए बिना वहां से जाने का प्रयास करता तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती। साथ ही उससे कहा जाता कि वे उनके परिवार को बुलाकर उन्हें उनके हवाले कर देंगे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि संजय सचदेव शेल्टर होम में रह रही एक शादीशुदा युवती को हमेशा डार्लिंग कहकर बुलाता था। युवती के इसी आरोप के मद्देनजर पुलिस ने दर्ज केस में आईपीसी की धारा 509 और जोड़ दी। संजय का एक बेटा नेवी में है, वो भी इसी होम में रहता था। दूसरा बेटा एयरफोर्स में है। वैसे लव कमांडो की टीम के लोग प्रेमी जोड़े से संजय सचदेव को पापा कहकर बुलाने के लिए कहते थे, ताकि सबको लगे कि संजय एक पिता की तरह प्रेमी जोड़ों को संरक्षण देता है। युवतियों ने अपने बयान में ये भी बताया कि रात में चारों जोड़ों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता था। भागने के डर से दोनों कमरों पर बाहर से ताले लगा दिए जाते थे। प्रेमी जोड़ों को बासी खाना परोसा जाता था। शेल्टर होम के सामने ही संजय का निजी घर भी था। वहां भी प्रेमी जोड़ों से काम करवाया जाता था। यहीं से राशन शेल्टर होम में जाता था। शेल्टर होम के चेयरमैन संजय ने शेल्टर होम में 3 खूंखार कुत्ते पाल रखे थे। कोई प्रेमी जोड़ा बात नहीं मानता था तो ये उन पर कुत्ते छोड़ देते थे। इसके अलावा कोई बाहर जाने या फिर भागने का प्रयास करता तो कुत्ते नहीं जाने देते थे। जांच में पता चला कि जिस प्रॉपर्टी पर यह शेल्टर होम चल रहा था उसे 2.5 साल पहले किराए पर लिया गया था। पुलिस ने शेल्टर होम का एक रजिस्टर भी जब्त किया है, जिसमें तमाम जानकारियां मिली। पुलिस को जांच में पता चला कि लव कमांडो का ये गैंग अभी तक करीब 500 से ज्यादा कपल से रकम ऐंठ चुका था। कैश खत्म होने के बाद ये लोग कपल के रिश्तेदारों, परिवार, दोस्तों व जानकारों से रुपए मंगवाने का दबाव बनाने लगते थे। जो नहीं दे पाता उसे प्रताड़ित करके वहां से भगाने की तैयारी शुरू कर दी जाती थी। कपल्स को कम से कम 6 महीने तक रहने के लिए कहा जाता था। पुलिस का कहना है कि नौजवान युवा पीढ़ी में कानून के प्रति जानकारी का अभाव ही एक बड़ी वजह थी, जिससे वे ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते थे। पुलिस अब सभी आरोपियों व संस्था से जुड़े बैंक अकाउंट को भी खंगालने की तैयारी कर रही है, ताकि साफ हो सके कि उनके खाते में बीते 9 साल में कितनी रकम जमा करवाई गई। जांच सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों पर भी फोकस की गई है। 9 साल के भीतर कुल कितने लोग इस संस्था के संपर्क में आए, पुलिस इसका भी पूरा ब्यौरा जुटाने में लगी है, ताकि उन्हें भी जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल किया जा सके। इस शेल्टर होम में पहले रह चुके युवक युवतियों से भी पुलिस संपर्क करके शारीरिक शोषण के एंगल से भी जांच करेगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।